आज हम यहाँ बैठे हैं, कल दिल्ली में कर दिया है, ना आपकी गाड़ी चलेगी ना मेरी और ना ही अर्नब गोस्वामी। कल दिल्ली में कोई गाड़ी चलेगी नहीं सर। कल कह रहे हैं कि ईवी लाओ सर, ना आप अभी ईवी पे हैं ना मैं और ना अर्नब। आप चाहते हो, आप जो आपसे पूछता है आप कहता है 6 महीने में तुम्हारे पास ईवी होगी। सर है नहीं, कैसे होगा सर? देखिए ईवी तो होगी, पर अब तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करो। ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर एंड के पहले मैं एक पायलट प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन की कार खुद यहाँ आ गई, वही दिल्ली आ गई है और उसको मुझे ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा और मैं उसको पायलट प्रोजेक्ट टेस्टिंग के लिए खुद उसमें चलाने वाला हूँ। आप चलाएंगे? हाँ, मैं चलाने वाला नहीं, मैं उस गाड़ी में बैठने वाला हूँ, मैं भी चला सकता हूँ। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा गति से परिस्थितियाँ बदल रही है। इसका कारण, अगर आपकी पेट्रोल की कार है तो पर किलोमीटर 10 रुपये लगता है जी, डीजल के लिए 7 रुपये लगता है, तो इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपया लगता है। अभी जो आपकी बसेस है, जो देखो आपको मैं बता दूँ, ये इकोनॉमिक्स आपके द्वारा लोगों तक जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बेस्ट की जो मुंबई में बस है, ये पर किलोमीटर जो चलती है इसकी कॉस्ट 115 रुपये है। जो इथेनॉल पे बस हमने 100% चलाई थी उसकी कॉस्ट 78 थी। अब इलेक्ट्रिक पर जो पूना में टेंडर निकला है उसकी कॉस्ट 50 रुपये है। तो 50 रुपये किलोमीटर कॉस्ट है, जबकि कैपिटल कॉस्ट इलेक्ट्रिक बस की 1.5 करोड़ है, वो भी कम होते जा रही है। तो आने वाले समय में मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, अभी एक कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस वाली, उन्होंने केवल सिटी बस नहीं, अब उन्होंने लग्जरी बसेस जैसी बड़ी बड़ी होती है ना, वो 40-45 सीटों की, वैसी इलेक्ट्रिक पर बसेस बनाई है। जैसे दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली से जालंधर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून। अब ये आने वाले 4 से महीने में ये इलेक्ट्रिक बसेस शुरू होगी, एयर कंडीशन होगी और इसका टिकट रेट वो बहुत ज़रूरी, डीजल बस की तुलना में 25% कम होगा। कम होगा? हाँ, लेकिन किसी से बात करें तो कहते हैं कि मेंटेनेंस बहुत है। गडकरी जी चाहते तो हैं, फ्लेक्स इंजन की आप बात करते हैं, बोले वेस्टर्न यूपी को मैं मिडल ईस्ट की तरह बना दूंगा, मोलासेस, शुगर केन, लेकिन बोलते हैं कि इसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है। गडकरी जी लोग बोलने लगते हैं कि मेंटेनेंस है कि करेंगे कैसे। आम हिंदुस्तानी में गाँव में मारुति तो सुना है, लेकिन ईवी होगी। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप पत्रकार और नेताओं में एक कॉमन चीज होती है कि वो फटाफट हवा में बात ही करता है। सर आप नेता हैं, मैं पत्रकार हूँ। पहली बात, आप 100% गलत हो। मेरे पास ई व्हीकल है, मैं नागपुर में एसयूवी यूज़ करता हूँ। आपको मैं पूछता हूँ, मैंने एक प्रश्न पूछा था जी, आपने कभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अब काफ़ी लोगों के पास इलेक्ट्रिक बाइक आई है, स्कूटर आई है, एक भी व्यक्ति मुझे बताओ कि जिसको मेंटेनेंस के लिए कभी इंजन तो भी खोलना पड़ा क्या? मेंटेनेंस नहीं है। अभी आपको मैं कभी कभी एक ये मेट्रो बनती है ना, इसके लिए डीपीआर में बड़े बड़े वर्कशॉप बनाए। बिल्कुल। तो जहाँ बहुत मेट्रो, अभी मैं बोलता नहीं क्योंकि ये बातों से काफ़ी लोगों की पोल खुल जाएगी, तो मैंने कहा कि तुम मेट्रो को कभी चलते चलते 10 महीने में, साल भर में कभी मेट्रो को मेंटेन करने के लिए आपको बंद पड़ गई, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं होता। एक आधे बार उसको सर्विसिंग करनी पड़ती है, चेकिंग करना पड़ता है जी। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ई व्हीकल में ना सल्फर है, ना हाइड्रोजन है, ना CO2 है। ये जो डीजल कंबस्शन जो होता है इसमें पोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक में है नहीं। और दूसरी बात आपको बता दो, अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा, फ्लेक्स इंजन का मैं 3 दिन में, अभी आज मैं यहाँ से फिर नागपुर जाऊँगा, सोमवार को आऊँगा जी, मैं बुधवार के अंदर उस ऑर्डर पर साइन कर रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही है इस देश का, हाँ बिल्कुल, हर पेट्रोल इंजन, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, ये फ्लेक्स इंजन होगा। अभी फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है, जो ब्राज़ील, USA और कनाडा में है, उसका मतलब ये है कि तुम 100% पेट्रोल डाल सकते हैं या 100% बायो इथेनॉल डाल सकते हैं। इथेनॉल का भाव आएगा 60 रुपये, 61 रुपये, 62 रुपये लीटर और पेट्रोल का 120 रुपये। तो उसकी कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है, फिर भी 30-35 रुपये लीटर बचत है और नो पोल्यूशन नहीं के बराबर। और इसमें भी टेक्नोलॉजी जो अभी आ रही है
कि इथेनॉल और पेट्रोल में 100% इथेनॉल डालेगा, और उसमें जो एक टोयोटा की कैमरी करके गाड़ी हाँ, थी, एक गाड़ी है टोयोटा, जिसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी थी, तो ये फ्लेक्स इंजन विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपकी कॉस्ट इतनी कम होगी। और इस बार देश की में मैं आपको बताता हूँ, मुझे अन्यथा मत लो इसको, नहीं, please। पर मैं चाहता हूँ कि ये पेट्रोल और डीजल के पंप बंद हो जाए, और आज बंद हो जाए। हाँ बिल्कुल। आप आज मेरी बात को देखो, एक तो मैं जो बड़े बड़े लोग नाराज हो रहे होंगे अभी आपके ये सुन के, रिपब्लिक देख के। देखिए, इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता होगा। हमारे साहब बैठे, ये पूरा वेस्टर्न यूपी, बिल्कुल शुगर बेल्ट, ये पूरा इथेनॉल तैयार होगा, वही जाएगा, उसी से पूरी बसेस चलेगी। बस तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि उसका नहीं है, पर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर चलेंगे। और कल मेरे पास राजू बजाज आए थे, बजाज के, और पूना में प्रधानमंत्री जी ने 3 इथेनॉल के पंप इनॉग्रेट किए हैं, और मैं पीछे पड़ा हूँ। मैंने उनको कहा कि मुझे, बोले मार्च में मैं पूना में ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन की, ये पूना में मैं उसके लिए इनॉग्रेशन के लिए जाने वाला हूं, ताकि हमारे देश में सभी ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन पे आए। जनरेटर सेट जो डीजल पे चलते हैं वो भी इथेनॉल पर आए, और इथेनॉल ये किसानों का फ्यूल है। हमारे पास शुगर सरप्लस, चावल सरप्लस, 350 लाख टन चावल पड़ा है गोडाउन में रखने के लिए, पंजाब हरियाणा में जगह नहीं है। हमारे यहाँ कॉर्न सरप्लस, हमारी एमएसपी से मार्केट प्राइस कम है, ये दिक्कत है। और जब ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर होगा, ये बायो इथेनॉल, अब ये शुगर के जूस से बनेगा, मोलाइसिस से बनेगा, बीएवी मोलाइसिस से बनेगा, कॉर्न से बनेगा, राइस से बनेगा, व्हीट से बनेगा, फूड ग्रेन से बनेगा। और अगस्त में आसाम में इंडियन ऑयल का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, 2nd जनरेशन इथेनॉल फ्रॉम बायोमास, बाम्बू से बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल का। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे ही चलता रहेगा तो अगले 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। पर उसके पहले जो निर्णय हमारी सरकार ने किया है, उसके कारण इस देश का इंपोर्ट आधा हो जाएगा, और इस देश में केवल इंपोर्ट आधा होगा, इकोनॉमी के लिए फायदा नहीं होगा। तो इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, और जिसके कारण पोल्यूशन कम होगा। और दिल्ली जैसे शहर में जो परली के कारण होता है, तो 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी निकलता है। एक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ है अभी, और मैंने अपना, हाँ परली से मेरा पहला ट्रैक्टर देश का मैंने खुद कन्वर्ट किया है सीएनजी पर। 1.25 लाख रुपए की बचत है। आप कह रहे हैं उसी पराली से जिससे अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं सारा पोल्यूशन होता है, उसी पराली से बना सकते हैं। देखो, ये वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है। प्रॉब्लम एक ही है कि मैं 2004 से कह रहा था, शायद मुझे समझाने में मेरी कुछ कमी होगी, पर उसको समय लग रहा है जी। पर आपको बताओ, अभी तो भी हमारे यहाँ सरकार ने काफ़ी गति से किया है। इस देश में अब गेहूँ, चावल और चीनी, ये किसान का उत्पादन नहीं होगा। किसान का उत्पादन होगा बायो इथेनॉल, बायो सीएनजी, और बायो सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए डिफिकल्ट है, तो बायो एलएनजी बनेगा। और आपको, और मैं बहुत अच्छा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके सक्सेसफुल प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, आप उसके ऊपर कार्यक्रम करिए। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है कारपोरेशन की जी, इससे हम लोग बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकाले, जहां से मीथेन निकलता, मीथेन से CO2 अलग करें, और उससे हम लोग सीएनजी भी बनता है, बायो एलएनजी बनता है। बायो एलएनजी लिक्विफाई होने के कारण ट्रांसपोर्ट के लिए आसान है। अब कोई हमको इराक में जाकर और ईरान में जाकर और दुनिया भर में पेट्रोलियम फील्ड हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी पुरी साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा, एक शायद अगले सप्ताह में उन्होंने सभी ऑयल कंपनी के चेयरमैन को अपने घर पर बुलाया ब्रेनस्टॉर्म डिस्कशन के लिए, और मैं बैठने वाला हूँ। और हम कह रहे कि क्यों जा रहे हो बाहर? हमारे पंजाब और हरियाणा में 500 प्रोजेक्ट परली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी के डाल दो, ये तो ग्रीन है। और क्यों हम बाहर जा रहे हैं? हमारे देश में हम तैयार करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, किसान समृद्ध संपन्न होगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, रोजगार मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दिल्ली का जो पोल्यूशन दिख रहा है, जिसके आपको तकलीफ है, ये पोल्यूशन समाप्त होगा। यानी कि अब अगली बार नागपुर में आप ईवी स्कूटर चलाएंगे,
सर चल रही है अभी। नहीं आप चलाएंगे, नहीं मैं, आपको शौक है मुझे पता। वो कह रहे हैं आपका ऐश्वर्या ये इतना मैं एक बार पकड़े भी गए थे, 3-4-50 लोगों को ले गए थे स्कूटर में। मगर देखिए गडकरी जी, अगली बार आप ईवी स्कूटर चलाएंगे और मैं इसके बाद बाहर जाके खुद अपने लिए बुकिंग कर रहा हूँ ईवी स्कूटर की, आपकी बात सुन के। आपको एक बात बताता हूँ, मैंने 2 ईवी स्कूटर तो मैंने लॉन्च किए, एक बजाज की और एक टीवीएस की, एक बेंगलोर में की थी। इतनी सुंदर है, दोनों अच्छे हैं और अभी इसके मॉडल सब अच्छे हैं। आप मजाक नहीं कर रहा है, एक बार चला के देखो। आपको बता दो, मैं हमारे यहाँ नागपुर के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की गाड़ी सीएनजी पे कन्वर्ट हुई, तो मैंने वो ड्राइवर को पूछा, बंटी कुकड़े करके स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन है, वो परिवहन कमेटी के चेयरमैन है। तो ड्राइवर जो अनपढ़ आदमी, उसने मुझे जवाब दिया, साहब बोले ये गाड़ी मक्खन जैसी चल रही है, यानी डीजल ये वर्स्ट फ्यूल है, हजार्डस है। और इसलिए आप अभी बड़े प्रमाण पर ये रिवॉल्यूशन होगा और मुझे लगता है कि इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रदूषण कम होगा। और ये वेस्ट टू वेल्थ वाला इसका एक दो सवाल है। एक जो आपने बोला 8 लाख करोड़ की जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उस पर नियंत्रण होगा। नियंत्रण बहुत जरूरी है क्योंकि एक अनसर्टेनिटी में रहते हैं नहीं तो हम, कि इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ जाएंगे, देश पर क्या इंपैक्ट होगा, आपके पॉलिटिकल इंपैक्ट आपका क्या होगा, सवाल उठेंगे, फ्यूल प्राइसेस कहाँ जाएंगे। आप बेबस हैं एक तरह से, उस पर आपकी ज्यादा पकड़ नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू मिस्टर गडकरी of the economy, which means that when you were pushing for ethanol even 10 years 15 years back, obviously you had a vision and you are on a fast forward now. You are seeing the future. आप 2 साल में करना चाहते थे जो पिछले 10 साल में धीरे धीरे हो रहा था। सबको आप अगर बताएं इसका ओवरऑल नेशनल इंपैक्ट क्या होगा। पहला, that what will happen in terms of employment, employability, 1. 2, what happens to our economy when we become less dependent on fuel imports. 3, big question. देखिए तो ये नहीं, तीसरा सवाल कर लेता हूं मैं, मुझे पता है आप मौका नहीं देंगे इसके बाद, इसलिए तीसरा सवाल ये है कि can we build the base fast? The technology is good, but charging stations, batteries, availability of ethanol, to the consumers, जो hundreds of millions of consumers will transform. How quickly can you create the infrastructure for that? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारे देश की इकोनॉमी में 22 to 24% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 52 से 56% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है और 8 से 12% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है। एक समय 85% पॉपुलेशन हमारी गांव में बसती थी। आज हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हमारी कम से कम 35% पॉपुलेशन गांवों से शहर की तरफ आई, अर्बनाइजेशन हुआ। ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि गांव में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, रोजगार नहीं, अच्छी स्कूल नहीं, अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं, रोड नहीं, और सबसे बड़े परचेसिंग पावर नहीं, इनकम नहीं। और यही हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या थी। मैं जो बात कह रहा हूं ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, जिस दिन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर बनेगा, जिस दिन हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, उस दिन हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम से कम 16 to 20% बढ़ेगा। ये इसलिए बढ़ेगा, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जंगल है, राई स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, बगास, ये सब हम जला देते, परली जला देते हैं। अब इसमें से हम लोग ऊर्जा तैयार करेंगे और ये सब प्रूवन है। और इसके साथ साथ गेहूँ, चावल, इसका सरप्लस प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपको कहा। और हमारी समस्या ऐसी है कि ब्राज़ील में शुगर का भाव 22 रुपये किलो और हमारे देश में 32 रुपये किलो। हम शुगर केन की प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और हम एक्सपोर्ट नहीं, यही केवल पहला साल है कि जब शुगर एक्सपोर्ट हो रही, क्योंकि ब्राज़ील में ड्रॉट है और वर्ल्ड में अब हमारी शुगर जाने लगी तो थोड़ा इस बार राहत मिली है। तो मैं आपको पहली बात आपको कहूँगा कि ये जो हम 5 साल के बाद 25 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है ये कम करेंगे। ये केवल इथेनॉल पे नहीं कम करेंगे। मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ,
मैं 7 साल पहले नागपुर में हमारी मेयर को बुलाकर और कमिश्नर को मैंने बुलाया कि ये जो टॉयलेट का पानी है हमारे पास, ये JNRUM में हम योजना करेंगे और ये पानी रिसाइकलिंग करके हम इसको बेचेंगे। तो ये टॉयलेट का पानी बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तो हमारा मेयर उस समय अनिल सोले करके MSc मैथमेटिक्स, अच्छा मेरिट का स्टूडेंट था, होशियार था, वो हंसने लगा और वो बोला, नितिन जी तुम कम से फंडे लाते हो, ये कहाँ संभव है, कुछ भी बोलते हो आप। मैंने बोला अनिल मेरे पर विश्वास रखो, वी विल ट्राई। और आज मैं हमारे शहर का टॉयलेट का पानी बेचता हूँ रिसाइकलिंग करके। कैन यू इमेजिन कितना पैसा मिलता है हमको? 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं हमको। टॉयलेट का सीवेज वाटर हम महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए देते हैं 325 करोड़। अभी मैंने कमिश्नर को बुलाया, मैंने बोला हम दुनिया के पहले जाए, उस पानी फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है और जो कचरे का जहाँ डंप बना हुआ था उसमें अब सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक कचरा भी अलग किया है। हमारे पास 9 बायोडाइजेस्टर है। मैंने कहा इसमें मीथेन निकलेगा इसमें से, गंदे पानी से, और जो केमिस्ट्री समझते वो मेरी बात को तुरंत समझ जाएंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट डाल के और उसमें बायोमास डालकर उससे भी हम लोग 35 टन CNG LNG बनाने की बात कर रहे हैं। आगे और एक बात हो रही है जिसके लिए आपकी मदद चाहिए कि पानी फ्री ऑफ चार्ज हो गया, पावर जो होगी वो सोलर पावर होगी 2 रुपये यूनिट से कम, इलेक्ट्रोलाइजर देश में बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारा देश अभी इसके बाद हमारा ड्रीम है कि हम ऊर्जा यानी ये पेट्रोल डीजल और गैस हम इंपोर्ट कर रहे थे, आने वाले समय में हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश होगा। और ग्रीन हाइड्रोजन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सब जगह ये हम कोल इंपोर्ट करते हैं, कुकिंग कोल। अब हमारी सब इंडस्ट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन पे जाएगी और ग्रीन हाइड्रोजन जो होगा उसमें सबसे बड़ा पावर कॉस्ट है। अगर 2 रुपये यूनिट से सस्ती अगर पावर होगी और पानी फुकट में होगा। चेन्नई IIT ने क्या किया, समुद्र में पानी था फुकट और वही सोलर पैनल लगाए और वहीं से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया। मेरे अंदाज से इसकी कीमत आएगी 50 रुपये किलो और फिर पूरे दुनिया में हम ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे। अभी 3000 करोड़ हाइड्रोजन मिशन बनाए और मैं आपको तो हिंदुस्तान के स्टार्टअप, इंजीनियर्स, IITs, DRDO, इसरो सब काम कर रहे हैं। मैंने सबको कोऑर्डिनेट किया था और आने वाले समय में इतना बड़ा रिवोल्यूशन होगा कि ये 25 लाख करोड़ के इंपोर्ट के बजाय, जो बात आपने पूछी है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपोर्ट के बजाय अगर इसमें से 15 से 16 लाख करोड़ भी जी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी में जाएंगी तो कितने जॉब्स क्रिएट होंगे, कितना ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना होगा। और मैं आपको एक बात नम्रतापूर्वक कह रहा हूँ जी कि मैं सपने दिखाने वाला नेता नहीं। मैं खुले रूप से नम्रतापूर्वक मीडिया के मित्रों को कभी पूछता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने बंडल मार दी, झूठ बोल दिया, कोई तुम्हारे पास बात होगी तो आप निकाल दो और ब्रेकिंग न्यूज लगाओ। मैं जो बोलता हूँ 100% होगा। और आपको बताता हूँ ये जो इकोनॉमी है हमारी, अब इसमें आप इम्पैक्ट लगा लो कि अगर 15 लाख करोड़ का अगर इंपोर्ट कम होगा जी तो इंडियन इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कोई भी आपको बताएगा कि कितना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक आखिरी आपका सवाल जो रहा जी कि ये चार्जिंग स्टेशन का, ये देखो चार्जिंग स्टेशन में तो अभी जितने मॉडल स्कूटर कार वाले रहे उनके साथ चार्जर है। मेरे यहाँ एक जोक हुआ, मैं एक 7-8 महीने से इलेक्ट्रिक SUV यूज़ करता हूँ, तो मुझे वो चार्जर दे दिया तो मेरे पार्किंग में वो लगा दिया। अब मैं 7-8 महीने गाड़ी भी चला, गाड़ी उसी में घूमता हूँ नागपुर में, तो मुझे बाद में पता चला कि वो चार्जर उसने जनरल मीटर में लगा दिया था, तो मुझे फुकट में बिजली, मुझे पता मिला ऐसा मत करो। तो पहली बात तो ऐसी है कि हर चीज़ आप रात को चार्ज कर सकते हो और बिजनेसमैन कितने होशियार है स्टार्टअप। कल मैंने एक स्कूटर देखी, दिल्ली वालों ने तैयार की, उसका रेंज है 70 किलोमीटर केवल, तो कॉस्ट कम हुई, उसकी स्पीड है मैक्सिमम 45 किलोमीटर। तो अब क्या होगा, 70,000 रुपये की स्कूटर है वो इलेक्ट्रिक। अब कोई नर्स है, कोई कंपाउंडर है, कोई होटल में यहाँ से घर से आना और जाना रोज 30-40 किलोमीटर, तो उसको ये बहुत काम किए। अब ये दूसरी स्कूटर इससे दुगने प्राइस में बढ़ी क्योंकि उसके चार्ज ज़्यादा होते हैं, तो लोगों ने ये भी निकाल लिया। और आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ कि ये जो बाइसिकल है इसकी इकोनॉमी 3 लाख करोड़ की है। हाँ, और इसमें चाइना का शेयर 70-75% है। अब भाई हमारे जो हीरो वाले हैं मुंजाल,
इनके प्लान का मैंने लुधियाना में अभी लॉन्च इनॉग्रेशन किया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब इस इंडियन लोगों को इस बातों को आप जरूर पकाएं। उन्होंने लंदन में एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार किया प्रोडक्ट डिजाइनिंग का, और वर्ल्ड की बाइसिकल का पूरा ये करके इतना सुंदर ई बाइसिकल बनाई है कि अब वो ई बाइसिकल भी चलेगी। और मैं विश्वास रखता हूं कि अगले आने वाले 5 साल में वर्ल्ड के मार्केट शेयर में 50% हिंदुस्तान का होगा। इतनी अच्छी बाइसिकल हमने बनाई है। तो आज एक प्रकार से हमारे देश में जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसमें निश्चित रूप से वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे पास और अनलीश भी कर रहे हैं आप। यस। और मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि आप कर सकते हैं, संभव है नहीं है, क्योंकि मैं भी मानता हूं अगर कोई आदमी कुछ सोच ले तो वो संभव हो जाता है, अगर पैशन हो और विजन हो। मगर मैं चैलेंजेस के बारे में जानना चाहता हूं, और सबसे मैं चाहता हूं आज गडकरी जी, आप हमेशा ये कहते हैं ये होगा, ये होने वाला है, और जितने लोग बैठे हुए हैं आज विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं अगर ये हो जाए तो कंट्री विल ट्रांसफॉर्म। सब चाहते हैं, सिनिसिज्म नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं। Are we cynical? We are not cynical, right, about the future. We want it to happen. Do we want it to happen? Absolutely. Yeah, absolutely. So this is a positive energy. But we also want to know the practical challenge. We want our country to be a 5 trillion economy. Why 5? We want it to be a 10 trillion economy. मैं तो कहता हूँ digital economy is being pegged at 300 billion after a few years. मैं कह रहा हूँ it could be a 1 trillion economy. But अभी बात हो रही थी चैलेंजेस ऑफ कैपिटल को लेके। रजनीश कुमार जी इधर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। जो सर्कमस्टेंसेस हुई हैं, एक्सेस टू कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, इट्स नॉट इन बिलियंस, इट्स इन ट्रिलियंस एंड मेनी ट्रिलियंस। You are a master of public-private partnership. The government believes in public-private partnership, but investment at this scale, this is required. जो कोई कहे 100 trillion, do we have the capacity to bring in that level of investment in our infrastructure sector? Does that worry you? Besides this, इसको छोड़ के, what are your and the government and the country's biggest challenges, Mr. Gadkari, in building the infrastructure that we need to scale up to China's level? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी सही बात है कि चैलेंजेस हैं। अभी सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज है। ई व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। एवरीवन इज फेसिंग द प्रॉब्लम। दूसरी बात, कभी कभी मुझे इस बात का दुख भी होता है कहते हुए, हमारे देश में कॉपर है, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में आयरन ओर है, हालत खराब है, हम शॉर्टेज में है। हमारे देश में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता, कोई रोड बनाते तो सब लोग आके बोलते कोई काम करो, नहीं गलता, काम बंद करो। तो कभी ना कभी हमको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करना है, इकोनॉमी को भी डेवलप करना है। आपका बिल्कुल सही है कि कैपिटल जो है उसके बारे में दिक्कतें हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं। अभी मैं नेशनल हाईवे की बात करता हूं। मैं अभी तक इस साल में 25,000 करोड़ मार्केट से खड़े कर चुका हूं। मैं 1 लाख करोड़ कर सकता हूं, और मैं आपके सामने नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, साहब की क्षमा मांग के बताओ, 2 बैंकों के चेयरमैन इसलिए झगड़ा कर रहे थे कि 25,000 करोड़ लेने थे। वो मुझे कह रहा था कि मैं इसका 0.15 ज़्यादा था, मैं 6.35 पर मैंने 25,000 करोड़ रुपए लिए। और अभी मेरे मन की आइडिया बदल गई। जब मैं ये रोड के एसेट मोनेटाइज कर रहा था तो अभी ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन पेंशन फंड, अमेरिकन कंपनी आई। मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करना चाहता। मैं इस देश का गरीब आदमी, कांस्टेबल, चपरासी, उसके पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ। और अब मैं आने वाले समय में, अभी जो मैं बॉन्ड निकालने वाला हूँ, प्रोजेक्ट में मोनेटाइज कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा आपको 7% और 8% फिक्स रिटर्न मंथली मैं देता हूँ। NHI में इन्वेस्ट करो, 100% गवर्नमेंट AAA रेटिंग और गवर्नमेंट ओन है। मैं आपके पैसे लूँगा, आप इन्वेस्ट करो, आपको बैंक में 4%, 4.5% मिलता है, मैं 7% देता हूँ।
आप याद रखना, आप नौकरी करना, आप पत्रकार लोगों को फायदा होगा। और मैं उनके पैसे से रोड मुझे किसकी कमी नहीं है। वो मैक्वेरे ने हमारे एसेट खरीदिए, कैनेडियन फंड ने एसेट खरीदी किए, वर्ल्ड में मुझे पैसे देने वालों की कमी नहीं। और मैं एनएचए में लाखों करोड़ के रोड बना रहा हूँ। इस साल मैं 7 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ। मेरा बजट 1,20,000 करोड़ का है। पैसे बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, बीओटी, फिर ईपीसी, फिर उसको मॉनिटाइज कर रहा हूँ। अब मुझे पैसे की कमी नहीं है। और आपको ताज्जुब लगेगा, पर हिंदुस्तान की कैपिटल मार्केट में कैपिटल की कमी है। पर जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री कौन सी है? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कौन सी इंडस्ट्री है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जबकि इस इंडस्ट्री में आज वर्ल्ड के कोई भी नाम निकालो आप, लगभग 99%, एक टेस्ला को छोड़ दो, सब ब्रांड्स इंडिया में है। और अब टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं और अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई हमने। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले सोच बदलनी पड़ेगी। अभी टायर जो है वेस्ट, मैंने कहा वर्ल्ड से इंपोर्ट करो हिंदुस्तान में। बंगाल गाड़ियाँ वर्ल्ड से इंपोर्ट करो। 1-2 दिन पहले नोएडा में मैंने टोयोटा और सुजुकी दोनों के कोलैबोरेशन में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। हाँ, अब ये इससे एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, लिथियम भी निकलेगा। अब ये वर्ल्ड में पूरा भंगार, अभी इसके लिए मैंने जो हमारे पोर्ट थे, मैं पोर्ट मिनिस्टर था, कांडला का ड्राफ्ट 18 मीटर किया, टुटीकोरिन का 18 मीटर किया, जेएनपीटी का 15 मीटर किया। इसका अर्थ ऐसा है कि 2 लाख टन का शिप आ सकेगा, पनामा साइज। और उसके कारण इकोनॉमिक्स बदलता है कि पूरे दुनिया का भंगार आसपास का हम लोग 2 लाख टन का कांडला में लाएंगे। वही स्क्रैपिंग यूनिट होगा, गुजरात में 2 आ रहे हैं। और वही एल्यूमिनियम, अब क्या हो रहा है, हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बजाय हम भंगार इंपोर्ट करेंगे और उसको रिसाइकलिंग करके हम मार्केट में लाएंगे तो 30 से 40% रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी, तो हमारे कंपोनेंट की कॉस्ट कम होगी। और कंपोनेंट की कॉस्ट कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट में हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम करेंगे। तो ई व्हीकल का और ऑटोमोबाइल का 5 साल के अंदर, ये मेरा उद्दिष्ट है, मिशन है कि हिंदुस्तान ये 5 साल के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अब जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी और धीरे धीरे क्या है, ये एक दूसरे, जैसे अभी आप चैनल चलाते हैं, अभी हमारे यहाँ, मैं ज़्यादा जानता नहीं पर अखबारों के बारे में मैं एक बात कहता हूँ, मोर सर्कुलेशन मोर लॉसेस, नो सर्कुलेशन नो लॉसेस। तो सर्कुलेशन कम करके एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा मिलाना, ये प्रॉफिट होता है। अब आपके यहाँ भी आप नए चैनल खोल रहे हो तो जितना आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और जितना आपका एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी उतना इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। अब कोई बोलेगा पहले एडवर्टाइजमेंट लाओ, अब ये आएगी नहीं जब तक आपका व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी। वैसे ही यही है कि आपको ये इलेक्ट्रिक चार्जर, डिमांड एंड सप्लाई, जैसे अभी ये होटल है, इसका पार्किंग प्लेस है, अभी इन्होंने अभी तक नहीं किया, बहुत से जगह पर लोगों ने पार्किंग प्लेसेस में, होटल में पूरा चार्जिंग सिस्टम डाल दिए, शुरू हो रही है। मैंने नागपुर में एक सुरेश भट्ट करके बड़ा ऑडिटोरियम बनाया, 2200 लोग बैठते हैं। तो मुझे इच्छा थी कि वो 5000 रुपये में देना, तो कमिश्नर ने कहा तो इसका तो एयर कंडीशनिंग और ये खर्चा 80,000 रुपये जाएगा। तो मैंने कहा मैं बिजली मुफ्त करेंगे। बोले कैसा? मैंने बोला ऊपर में सोलर लगाएंगे। मैंने देवेंद्र मुख्यमंत्री थे, उनको कहा कि आप पैसे दो, हमने ऊपर सोलर लगाया तो 80 कार्यक्रम की बिजली मुफ्त हो गई। फिर नीचे में 800 गाड़ियों का पार्किंग था, वो हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था कर दी और अब 5,000 रुपये में देते हैं। तो पर्पस सॉल्व हो गए। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जैसे डिमांड एंड सप्लाई का होता है, धीरे धीरे जैसे ये बढ़ेगा निश्चित रूप से चार्जिंग का सुविधा प्राप्त होगी और धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन भी खत्म हो जाएंगे। वैसे ही रिसोर्सेज भी जैसे जैसे लोगों को लगेगा। अब आपको एक बताता हूँ, आप कभी स्टॉक एक्सचेंज पे स्टडी करिए। स्टॉक एक्सचेंज में साहब जब स्टेट बैंक में थे तो मैंने उनको एक मदद मांगी थी। अभी हमने 20,000 करोड़ फंड ऑफ फंड निकाला है कि जिन एमएसएमई का जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका टर्नओवर 5 साल का अच्छा है, जिनका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है और जिनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छा है, उनका रेटिंग करेंगे और वो अगर कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो 15% इक्विटी हम देंगे।
अब मुझे ये सरकार में समझाना बहुत कठिन जाता है, क्योंकि मैं सेल्फ रिलायंट ऐसा मॉडल बनाना चाहता था। तो अब ये 20 समझो, मैंने कहा कि आपका ये टीवी है, इसको मैंने 15% इक्विटी खरीदी कि आप शुरुआत में है, अच्छा है आपका, जैसा आपको चलने लगा तो 10 रुपये का शेयर 2 साल में 70 रुपये का होगा। मैं 70 रुपये में शेयर बेच दूंगा, फिर मैं दूसरे को 10 रुपये दे दूंगा। ऐसा करते करते 20,000 रुपये फंड का मैं 2 लाख फंड करूंगा। मैं NHI में यही करता हूँ। अभी मेरा टोल का इनकम इस साल 40,000 करोड़ है और 5 साल के अंदर मेरा इनकम 1,40,000 करोड़ पर ईयर होगा। अब मैं लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूँ 2 लाख करोड़ के, मैं रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहा हूँ 350, तो मेरा इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो मैं मेरी कर्जा लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यही बिजनेस है। तो ये नक्की आप प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो, पर वो प्रॉब्लम में जैसे जैसे आते वैसे वैसे धीरे धीरे वो सुलझा भी जाएगा। नहीं, मैं दो बातें थी। पहले तो बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा है कि आई प्रेफर डोमेस्टिक investment to foreign investment in the infrastructure sector. This is a very big statement from you. सवाल है why? Do you not trust foreign investors as much as you trust domestic investment? A. B. आपने कहा capital is available. Capital is available. आप देखिए stock markets में the kind of valuations at which people are investing. Capital is available. You want to bring that capital into not just the stock market. You are saying let the people of this country invest in the infrastructure of this country. So it becomes a national mission. इसको national mission कैसे बनाया जाए? क्या इसको एक तरह से आप in a calibrated way, will the Modi government go to the people of the country and say, you put your money, 10 rupees, 100 rupees, 1,000 rupees, 1 lakh into the infrastructure of this country, I will give you the return, fund your government. Is that what you are saying? Is that your plan? और इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से गडकरी जी आप कैसे कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको करें। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि 100% FDI इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउ है। हमको बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं, और मैं उसका सपोर्टर भी हूँ। पर मैं दूसरी बात सोचता हूँ, आज हमारे जो एक अलग एंगल है, दोनों को जोड़ना उचित नहीं होगा। जैसे छोटे लोग हैं बेचारे, ये आपको एक उदाहरण, आप महाराष्ट्र में मुंबई में आपका वास्य है इसलिए आपको पता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये दिल्ली वगैरह में नहीं है, 3.5 लाख करोड़ डिपॉजिट्स है हमारे पास। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोल्हापुर में कम से कम उनका डिपॉजिट होगा 50,000 करोड़। इतने बड़े बड़े क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिले में है, 400 सोसाइटीज है। अब इनके पैसे में क्या है कि इनको इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए। फिर हमारे सर्विस क्लास के लोग हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट के। अब बैंक का डिपॉजिट का दर जो है क्या होगा, एक समय बैंक का इंटरेस्ट रेट ये लोगों को लगाने के लिए 12% था, 13% था, एक समय तो 18% तक गया था। अब क्या हुआ कि बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो ये जो पेंशन्स वाले सीनियर सिटीजन हैं, इनका एक समय इंटरेस्ट में उनको जो मिलता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अच्छे रिटर्न्स देने के लिए, अपने देश के लोगों का फायदा हो और गरीब लोगों का फायदा हो, इसलिए मैंने कहा कि मैं ऐसे कुछ मॉडल बनाऊंगा कि जिसमें ये जो पेंशन्स छोटे छोटे लोग जो है ये अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इनको मंथली रिटर्न मिले। दैट इज एक सोशल एंगल है। रहा तक इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी आ रही, अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस देश में इतना कैपिटल नहीं है कि हम ये सब कर पाए। पोर्ट्स बना रहे, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, मेट्रो आ रही। अभी मेट्रो का कहाँ करेंगे? 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कैपिटल कॉस्ट है। तो ये देश में संभव नहीं होगा, इसलिए हमने जायका का फंड लिया, काफ़ी बड़े इसमें हमने जापानी फंड लिए, काफ़ी जगह पर वर्ल्ड बैंक के फंड लिए, ADB के लिए। ये लेना चाहिए, इसको स्वागत आ रहा है। पर इस होटल में जो वेटर काम कर रहा है या पुलिस कांस्टेबल है, सुरक्षा कर्मी है, जिसको 15,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, जो 1,000-1,500 रुपये का सेविंग करके बैंक में डिपॉजिट करता है, उसको डिपॉजिट में ब्याज कितना मिल रहा है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका हाथ बार भी लगे और उसका कल्याण हो।
तो मैं उस प्रकार का मॉडल अब तैयार कर रहा हूं कि उसके तरफ से भी पैसे लेकर मैं इसको मिनिमम 7%, 8% रिटर्न उसको जो मिल रहा है उससे 2 से 3% ज्यादा दूंगा, ताकि उसका भी फायदा हो, ताकि उसके पास पैसा जाएगा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो वो मल्टीप्लाई होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक इट्स अ नेशनल प्रोजेक्ट। आई थिंक ऑल ऑफ अस, ऑल इंडियंस शुड कंट्रीब्यूट, not to get assured income but to contribute to the growth of this country. Thank you. 1.3 billion people should be supporting this project. Gadkari ji, last question. What is your dream project in सब में से? What is the dream project? So अब देखिए, a lot of people will be watching this answer because when you have to choose one, आप अभी सोच रहे हैं मैं कौन सा बोलूं? आप बोलिए, which is your dream, which have you become completely attached to, which you think about, which will also change this country? देखिए, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स वो बना रहा था, तो नेचुरली मैं कहता था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पर अभी मैं 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। अगले बार तो मैं 2 साल के अंदर दिल्ली वालों को बताऊंगा, दिल्ली से देहरादून 2 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटा, दिल्ली से जयपुर 2 घंटा, और दिल्ली से श्रीनगर 7.5 घंटा, और दिल्ली से कटरा 6 घंटा, 100%। दिल्ली से मुंबई 12 घंटा। और ये इतने प्रोजेक्ट, अभी मैं मानस सरोवर का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 80% काम पूरा हुआ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पिथौरागढ़ से नेपाल और चाइना से वहाँ तक 80% काम पूरा हुआ, -8 डिग्री टेम्परेचर में हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा ये जम्मू कश्मीर में मैं इतनी, आपको एक जरूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप जोजिला टनल देखने के लिए जाइए। और ये आशिया की सबसे बड़ी टनल है और उसमें 13.5 किलोमीटर की है। और वहाँ जाने के बाद मैं पहली बार गया था, ये गुलमर्ग से, श्रीनगर से गुलमर्ग के बाद सोनबर्ग, इतना सुंदर एरिया है। और कल मैं जम्मू में था परसों, तो मैंने एलजी को कहा कि हम यहाँ स्विट्ज़रलैंड बनाए, स्विट्ज़रलैंड से अच्छा बनाए। और आपको बताता हूँ, वो जेडमोर टनल अब पूरी हो गई उसके बाजू में। फिर मैं मनाली से, यानी जो रोहतांग पास है, जो अटल टनल बनी है, उसके बाद 4 टनल बना रहा हूँ, ताकि मनाली से लद्दाख लेह, लद्दाख लेह से जोजिला से अंदर आकर, फिर जेडमोर से आकर श्रीनगर, श्रीनगर से वापस जम्मू के तरफ आते हुए दिल्ली मुंबई, ये दिल्ली अमृतसर और कटरा वाला हाईवे, वहाँ से आए तो मुंबई, और मुंबई जाने के पहले सूरत से पलटकर वहाँ से एक नया हाईवे बना रहा हूँ, जो डायरेक्ट चेन्नई बेंगलोर, यानी सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, वहाँ से सोलापुर, यानी मुंबई पुणे जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से डायरेक्ट हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर और कोचीन। तो अब ये पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये मेरा एक ड्रीम है कि जो लद्दाख लेह से शुरू होगा तो कन्याकुमारी तक कोई आदमी निकले तो कम से कम 100 किलोमीटर के कम स्पीड से नहीं, पूरा कन्याकुमारी तक पहुंच जाए, और वो करने की इच्छा है। मुझे लगता है 2 साल के अंदर इसके परिणाम निकल जाएंगे। Mr. Gadkari, on a personal note, one thing I want to say, here is a person who is really excited about what he is doing. And I want to tell you, we are excited about what you are doing. Mr. Gadkari, we are all excited. May we all be successful. Round of applause. Thank you. Fantastic. Mr. Gadkari, thank you very much. Thank you. On behalf of the Republic Network and everyone watching this today. Thank you. Thank you. Thank you for coming today. Thank you.